तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे इकोनॉमिक्स स्टडीज विद शिवम में यूट्यूब चैनल में। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 जो कि मांग का सिद्धांत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पेपर में आने के 100% चांसेस हैं। तो अब हम देखेंगे कि मांग क्या होती है। तो मांग, हम किसी वस्तु की मांग तब करते हैं जब हम उसे पाने की इच्छा रखते हों, हमारी आवश्यकता हो, हम उसे पाने के लिए धन खर्च करने के लिए तैयार हों। अतः किसी वस्तु की मांग व्यक्ति की इच्छा, आवश्यकता और धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो मांग की परिभाषा देखते हैं जो हमें बुक में दी गई है। तो वो ये है कि मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए योग्य व इच्छुक होता है। या इसकी परिभाषा आप एक ये भी दे सकते हैं कि एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा को किसी वस्तु की मांग कहते हैं। तो मांग कितने प्रकार के होते हैं? मांग 2 प्रकार की होती है। एक होता है व्यक्तिगत मांग और एक होता है बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग जो एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई मांग होती है उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं, और जो कई उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाती है उसे बाजार मांग कहते हैं। अब मांग फलन क्या होता है वो देखते हैं हम। तो किसी वस्तु की मांग और उसके निर्धारण तत्वों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को मांग फलन कहते हैं। मांग फलन भी 2 टाइप का होता है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। तो इनको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है जो कि व्यक्तिगत मांग फलन का इस प्रकार है कि dx इक्वल टू f ब्रैकेट स्टार्ट px pr y t e, और बाजार मांग का है dx इक्वल टू f px pr y t e n s y d और g। तो हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनको बता देते हैं कि ये हमारा है क्या। dx का मतलब क्या है? x वस्तु की मांग, किसी भी वस्तु की मांग होती है dx। px का मतलब होता है फलन, ठीक है। pr x वस्तु की कीमत, ठीक है। और y उपभोक्ता की आय, t उपभोक्ता की रुचि और e मतलब भविष्य। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। px वस्तु की कीमत। तो किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। यदि वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग अधिक करता है। कीमत के अधिक होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। अतः वस्तु की कीमत और मांग की ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप खुद देख लीजिए, अगर ये पेन हमें 5 रुपये का मिलता है और हम एक पेन खरीदते हैं और अगले दिन ये 50 रुपये का हो जाता है, तो हम इस पेन को नहीं खरीदेंगे, हम दूसरा पेन खरीदेंगे, ठीक है। तो मतलब प्राइस के बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। तो जैसे यहाँ एक टेबल आप बना सकते हो, जैसे आइसक्रीम हो गया, तो अगर 10 रुपये की आइसक्रीम है तो हम 5 क्वांटिटी डिमांड करते हैं, और अगर 50 रुपये की हो जाती है तो हम 2 क्वांटिटी डिमांड करते हैं। आप देखते हैं प्राइस बढ़ रहा है पर हमारा जो क्वांटिटी वो कम हो रहा है। अब जब हम 70 रुपये की आइसक्रीम हो जाती है तो हम एक ही आइसक्रीम खरीदते हैं। फिर ऋणात्मक का मतलब होता है कि कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा कम हो जाती है। अब देखते हैं कि पी आर का मतलब क्या होता है। पी आर का मतलब होता है संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की मतलब जैसे इस पेन की जगह में सेनोसॉफ्टेक का पेन या कोई दूसरी कंपनी का पेन यूज कर सकता हूँ, तो वो मतलब संबंधित वस्तु, इससे रिलेटेड मतलब पेन ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तु की कीमत, ठीक है। तो स्थानापन्न वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तु भी इसे कहते हैं। और एक होती है पूरक वस्तु। तो स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती हैं। और पूरक वस्तु क्या होती हैं? वे 2 वस्तुएं जो मिलकर एक उपभोक्ता की मांग को पूरा करते हैं। जैसे कि अगर कोई उपभोक्ता जुराब खरीदता है तो उसे जूते भी खरीदने पड़ेंगे, तब ये जाके एक उपभोक्ता की मांग को पूरा करेंगे। बिना इनके दोनों वस्तुओं की उपभोक्ता की मांग पूरी नहीं हो सकती। अब हम इसके आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तु में के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे टाटा टी की जगह हम लिप्टन टी का यूज़ कर सकते हैं। लिम्का कोल्ड ड्रिंक की जगह हम फैंटा का यूज़ कर सकते हैं। इंक पेन की जगह हम बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं। टी की जगह हम कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। और पूरक वस्तुएं का हमें दे रखा है, जैसे ब्रेड के साथ हम बटर यूज़ करते हैं, कार के साथ हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, शूज़ के साथ हम शू का यूज़ करते हैं, पेन के साथ हम इंक का यूज़ करते हैं। तो ये पूरक वस्तुएं हैं और ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। अब देखते हैं इनके बीच धनात्मक संबंध होता है। तो धनात्मक संबंध क्या होता है? मतलब कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो हमारी जो दूसरी वस्तु के वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और अगर इसकी प्राइस कम हो रही है तो दूसरी वस्तु की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ये होती है धनात्मक संबंध।
तो यहाँ आप देख सकते हो बॉल पेन और इंक पेन का हमने एग्जांपल लिया है। प्राइस है, ये क्वांटिटी, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी। तो इसका जब 10 रुपये प्राइस होता है इंक पेन का, बॉल पेन का, तब ये 5 क्वांटिटी खरीदी जाती है। और इंक पेन का जब 12 रुपये प्राइस होता है तो ये 4 क्वांटिटी खरीदी जाती हैं। अब बॉल पेन का प्राइस बढ़ के 15 रुपये हो जाता है तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, और इंक पेन की प्राइस सेम है, 12 रुपये ही है, तो इसके प्राइस के बढ़ने से इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। तो यही है धनात्मक संबंध। और पूरक वस्तुओं में ऋणात्मक संबंध होता है। जैसे कि अगर कार की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल की क्वांटिटी, मतलब जो मांग होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि कार जब कोई खरीदेगा नहीं तो अपने आप ही पेट्रोल का बिकना कम हो जाएगा। तो इसके बीच ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि ऋणात्मक संबंध से अभिप्राय, कार की कीमत के बढ़ने पर लोग कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी। कारों के सस्ते होने पर कार ज़्यादा खरीदी जाएगी तो पेट्रोल की मांग बढ़ जाएगी। और धनात्मक संबंध का मतलब है बॉल पेन की कीमत के बढ़ने पर इंक पेन की मांग बढ़ जाती है, और बॉल पेन की कीमत कम होने पर इंक पेन की मांग कम हो जाती है। अब आगे देखते हैं हम। तो आगे उपभोक्ता की आय। तो सामान्य वस्तुओं पर उपभोक्ता की आय का क्या प्रभाव पड़ता है, और निम्न कोटि की वस्तुओं पर उपभोक्ता की आय का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो सामान्य वस्तुएं होती हैं वो हमारे रोज़मर्रा के काम में, डेली लाइफ में यूज़ की जाती हैं, जैसे चीनी, दाल, चावल, नमक आदि। और सामान्य वस्तुओं का उपभोक्ता की आय के साथ धनात्मक संबंध होता है, क्योंकि उपभोक्ता सामान्य वस्तुओं की मांग अधिक करता है। फिर निम्न कोटि की वस्तुएं कौन सी होती हैं? निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो कीमत के बढ़ने पर ज़्यादा व कीमत के कम होने पर कम खरीदी जाती हैं। जैसे घटिया क्वालिटी का गेहूँ, चावल, सब्जी, फल। निम्न कोटि की वस्तुओं का उपभोक्ता की आय के साथ ऋणात्मक संबंध होता है, क्योंकि उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर वह घटिया क्वालिटी का फल व सब्जी खरीदना कम कर देता है। अब हम आगे देखेंगे। इसी में हमने बाजार मांग फलन का भी ऐड कर दिया है, क्योंकि उसमें आपको देखेगा कि वाई तक तो सेम था, बाकी उसके बाद ई तक सेम था, बाकी उसके बाद चेंज हो गया था। तो अब हम आगे अभी तो हम व्यक्तिगत मांग का ही कर रहे हैं, फिर आगे हमने इसमें बाजार मांग का भी ऐड कर दिया है। तो टी का मतलब है टेस्ट। तो उपभोक्ता की जिस वस्तु में रुचि होती है उपभोक्ता उसे अधिक खरीदता है, ठीक है। जिसमें रुचि नहीं होती उससे कम खरीदता है। ई का मतलब है संभावना। भविष्य में कीमत अगर बढ़ेगी तो वस्तु जो उपभोक्ता है उस वस्तु को आज के टाइम में अधिक खरीद लेगा, और अगर कीमत कम होगी तो आज मांग कम करेगा। तो अभी हम देखते हैं क्या है कि किसी वस्तु की कीमत के भविष्य में बढ़ने की संभावना होती है तो वर्तमान में उसकी मांग बढ़ जाती है। यदि किसी वस्तु की कीमत भविष्य में कम होने की संभावना होती है तो वर्तमान में उसकी मांग कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई हमसे कह दे कि भविष्य में प्याज की कीमत कम होने की संभावना है तो हम आज वर्तमान में प्याज कम खरीदेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं बाजार मांग फलन का। तो यहाँ से मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, जैसे बाजार मांग फलन का क्या फॉर्मूला था। तो हमने ई तक तो पढ़ लिया है, अब हम इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, इनका मतलब होता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या। जनसंख्या जितनी अधिक होगी बाजार मांग उतनी ही अधिक होगी। जहाँ लोग कम होंगे बाजार मांग कम होगी, ठीक है। एस का मतलब होता है सीजन, मौसम। मतलब कि रेनी, बारिश के मौसम में अम्ब्रेला की डिमांड ज़्यादा होगी, और गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा होगी। तो सीज़न भी उपभोक्ता की मांग पर प्रभाव डालते हैं। जैसा सीज़न होता है वैसे उपभोक्ता वस्तुओं की मांग करते हैं। ठंडी में उपभोक्ता स्वेटर की मांग करते हैं, और गर्मी में उपभोक्ता गर्म जो सिंपल कपड़े होते हैं उनकी मांग करते हैं। अब वाई डी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। यदि आय का वितरण समान होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। यदि लोगों की आय असमान है तो मांग कम होती है। तो उपभोक्ता की आय का भी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। अगर आय ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, और आय कम होगी तो वो कम वस्तुएं खरीदेंगे। फिर जी, गवर्नमेंट पॉलिसी, इसका मतलब है तो सरकारी नीति। यदि सरकार टैक्स लगाती है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जिससे उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। और यदि सरकार द्वारा टैक्स कम हो जाता है तो वस्तु की कीमत कम हो जाती है और वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यदि सरकार किसी वस्तु पर टैक्स ज़्यादा लगाएगी तो उस वस्तु की कीमत अपने आप बढ़ जाती है, आपको पता होना चाहिए। अगर सरकार इस पेन पे टैक्स लगा देगी तो इसकी भी कीमत बढ़ जाएगी, और अगर टैक्स ना लगाए तो इस पेन की कीमत कम हो जाएगी, जिससे उपभोक्ता उस वस्तु की मांग अधिक करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि मांग का नियम क्या होता है और मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहें। और अभी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।